नमस्कार प्रिय दोस्तों। इकोनॉमी का जो विजन पीटी 365 कर रहे हैं हम, उसमें आज करेंगे हम चौथा पार्ट, एक्सटर्नल सेक्टर का। अब तो आपकी परीक्षाएं भी आगे बढ़ गई हैं, तो आशा करता हूँ इसको कम से कम 3 4 बार तो रिवाइज कर ही लोगे। देखो, ये जनवरी तक का है, उसके बाद का एक बार ये फिनिश हो जाएगा तो जनवरी के बाद मतलब अगले 3 4 5 जुलाई अगस्त तक का हम ले लेंगे। तो नेक्स्ट 6 महीने का भी जो इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स रहेगा, उसको आने वाली क्लास में लेकर समाप्त कर लेंगे। चलो सर, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विदेशी क्षेत्रक वाला देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। देखो, पहला टॉपिक है भारत की व्यापार प्रणाली। यह जो व्यापार प्रणाली से तात्पर्य क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर से। एक्सटर्नल सेक्टर से मतलब हो गया ये हमारा प्यारा भारत है और ये शेष विश्व है, वर्ल्ड। भारत का विश्व के साथ और विश्व का भारत के साथ जो व्यापार का लेन देन है उसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं कि हम लाभ की स्थिति में या घाटे की स्थिति में, पॉजिटिव हैं या हम नेगेटिव हैं। ठीक है, पॉजिटिव को हम सामान्यतः बोलते हैं सरप्लस और नेगेटिव को हम बोलते हैं डेफिसिट। अगर भारत व्यापार को कैसे देखता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से देखता है। यदि मैंने 100 रुपये एक्सपोर्ट किए, 100 रुपये का सामान एक्सपोर्ट किया और 80 रुपये का मैंने इंपोर्ट किया, तो इट मीन्स क्या रहा कि पॉजिटिव रहा है मेरा व्यापार शेष विश्व के साथ, 20 रुपये का मेरा सरप्लस रहा है। अगर यही सिनेरियो उल्टा हो जाए, 80 का एक्सपोर्ट किया और 100 का इंपोर्ट किया, तो क्या हो जाएगा? 20 रुपये का डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर? ये बेसिक बात इतनी सी समझ गए। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो साहब क्या कह रहा है ये, वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति की बात कर रहा है। पण्य पण्य मतलब होता है मर्चेंडाइज ठीक है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 2018-19 में बढ़कर कितना हो गया? 331 हो गया। ये 331 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अब देखो, आपको फैक्ट इतने ध्यान कर रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना बस ध्यान में रहना चाहिए कि 18-19 में हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था वो बढ़ा था। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी? 2% से भी कम है। 2018 में कितनी थी? 1.7% थी। क्लियर? भारत के 70% जो निर्यात होते हैं वह भारत के 5 राज्यों से होते हैं। अब देखो, इन राज्यों को समझने का प्रयास करो। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ये क्या, अपने साउथ के जितने भी राज्य हैं उनको समझो। इसका अंदर क्या हो गया, जहां पर कोस्टल, जिस राज्य में कोस्टल बेल्ट है वहां पर आपको निर्यात या विदेश व्यापार अच्छा मिलेगा। गुजरात, सारे राज्यों के नजदीक ही आपको समुद्री तटीय सीमा मिल जाएगी। क्लियर? नॉर्थ में आपको कम देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट। तो अगर हमारा नॉर्थ भी बढ़ जाएगा, अगर नॉर्थ भी इतना ही योगदान देने लग जाए जितना कि हमारी कोस्टल स्टेट्स दे रहे हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आगे देखो, अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमने व्यापार किसके साथ किया? तो हमने सबसे ज़्यादा व्यापार किया भैया संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और यहाँ पर हम क्या है, ट्रेड सरप्लस में इंपॉर्टेंट बात, मतलब कि अमेरिका को हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट कम किया। क्लियर? आगे, और ऐसा नहीं है, 19-20 में लगातार ये दूसरा साल था जिसमें ये हमारा शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है। 2018-19 में हमने चीन को पछाड़कर किसके, अमेरिका को शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया था। अब देखो ध्यान रखना, 13-14 से लेके 17-18 तक चीन क्या था? भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदारी था। लेकिन अब कौन हो गया है? यूएस से हो गया है। हमारी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नीति क्या है 2015 से 20 की, उसके बारे में भी अंत में मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या किया गया? अब विदेश व्यापार को बढ़ाने के लिए हमने कुछ स्टेप उठाए, जैसे कि हमने एक लॉजिस्टिक डिवीजन को एक स्वतंत्र प्रभार दिया। हमने ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया एक्सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत। हमने लॉजिस्टिक की जो परिवहन की जो उच्च लागत थी, उससे होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए जो कृषि उत्पाद थे उनके निर्यात के लिए हमने एक योजना बनाई, परिवहन और विपणन सहायता योजना। मेरी ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से सामान कैसे भैया पोर्ट तक पहुंचे, ये क्या है, पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते बड़ा महंगा हो जाया करता है। तो हमारा जो परिवहन या लॉजिस्टिक सिस्टम है उसको क्या करना पड़ेगा?
फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा, उसको इकोनॉमिकली वायबल बनाना पड़ेगा। और यह बात किसमें कही गई थी कि भैया जो हमारी न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी थी कि भैया एक काम करो, ये जो परिवहन की हमारी उच्च लागत की वजह से कीमत बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको कम किया जाए। आगे एक बार और देखो, देखो ट्रेड बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस की। अब इसमें ये देखो, ये जीरो के ऊपर वाला जो एरिया है इस पे ध्यान देना। पूरे 1992-93 से लेके आपको 2018-19 तक केवल यही एरिया क्या दिख रहा है आपको, जीरो से ऊपर का दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखो जीरो से ऊपर का हो गया ये वाला पार्ट। अब एक बार ये देख लो, भारत का हालिया चालू खाता अधिशेष करंट अकाउंट सरप्लस जीडीपी के 3.9% के बराबर चालू खाता अधिशेष दर्ज किया गया था अप्रैल जून 2020 में। मैं फिर कह रहा हूँ, डेटा याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है, आपको सेंस और फील आ जाना चाहिए कि बेसिकली मैं एक डेटा पढ़ रहा हूँ, उसमें मेरे देश की मुझे आर्थिक स्थिति मालूम पड़ रही है कि अप्रैल जून की जो दूसरी तिमाही थी उसमें जो डेटा आया, अप्रैल मई जून 3 माह का, उसमें जीडीपी का करीबन 4% के बराबर हमारा चालू खाता अधिशेष था। इससे पहले भारत का चालू खाता अधिशेष कब रहा था, 2006-07 की मार्च तिमाही में धनात्मक रहा था। और 2001-02 से लेके 3-4 तक लगातार 3 वर्षों तक संपूर्ण वर्ष के दौरान भारत का चालू खाता धनात्मक रहा था। यह जो आप पहाड़ी देख रहे हो ना जीरो से ऊपर वाली, वो यही पीरियड है 2001-02 से लेके 2003-04 तक। यह अधिशेष व्यापार घाटे में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संकुचन के कारण है। अब देखो, ये हमारा इस समय जो अमेरिका के साथ देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ा भी है, उसके पीछे एक बड़ा कारण क्या है, ये कोविड-19 भी है, जिसकी वजह से क्या रहा, हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कम कर पाए। और क्या रहा, उसके अंतर्गत देखो आप, हम कच्चे तेल की कम कीमत भी इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण रहा अधिशेष रहने का। और कोविड के कारण आपके घरेलू मांग में भी कमी हुई, समझ गए। इसकी वजह से क्या रहा, हमारा पॉजिटिव रहा था अमेरिका के साथ ट्रेड जो बैलेंस था। और यह जो कोविड स्थिति रही है, इसमें हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने में भी आरबीआई को सहायता मिली, जिसकी वजह से वित्तीय और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार रहेगा तो हम बाहर से सामान आसानी से खरीद सकेंगे, हमें कहीं से भैया भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, जिससे पाकिस्तान की आज के समय में स्थिति भी पड़ी है। उसको क्या, अब जो उसको इंपोर्ट करना है, उसके लिए अब भैया पैसा तो उसको पाकिस्तानी में तो कोई लेता नहीं है, जो उनका रुपया है, उनको तो क्या लेना पड़ता है, डॉलर में पैसा देना पड़ेगा, पाउंड में देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पास ही विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। अब विदेशी मुद्रा नहीं है तो क्या करोगे भैया, बाहर से भीख मांग के लेके आता है वो देश। तो इसी प्रकार से हमें लोन वगैरह आदि कहीं बाहर से ना लेना पड़े, तो ये हमारे लिए लाभ देता है विदेशी मुद्रा भंडार। और इससे आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा भी मिलेगा, क्योंकि देश के पास घरेलू उत्पादन के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। अगर तिजोरी में गल्ले में पैसा पड़ा हुआ है तो पेमेंट करने में लोड थोड़ी आएगी, वही सिंपल बात ये कह रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रथम बार 500 बिलियन डॉलर आंकड़ों तक पार तक पहुंचा। अब देख लो, विदेशी मुद्रा भंडार की बात आनी चाहिए कि साहब इसमें हम कौन कौन सी परिसंपत्तियां माने। ये वैसे सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हुई हैं, एक बार फिर भी रिवाइज कर लें। देखो, एक तो विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी, सोना, आईएमएफ का जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, एसडीआर जो होता है, और आईएमएफ में जो हमारी रिजर्व आरक्षित निधि है, ये सारी हमारी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति के अंतर्गत आता है। ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, इसका मतलब केवल पैसा ही नहीं होता, इसमें सोना भी आता है, आईएमएफ का एसडीआर भी आता है, और आईएमएफ में जो हमने आरक्षित निधि शामिल कर रखी वह भी इसके अंतर्गत आती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप सभी जानते हैं भैया, हमने समझा था, करंट अकाउंट के सारे पार्ट समझे थे, कैपिटल अकाउंट के सारे सब पार्ट समझे थे, प्रीवियस लेक्चर देख लेना। रिप्रेजेंट कंट्री करंट ट्रांजेक्शन लाइक एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स करंट, वो किस में आते हैं, करंट अकाउंट में, जैसे कि ट्रेड गैप, नेट करंट ट्रांसफर, नेट इनकम अब्रोड। इसको केवल यहाँ समझ लो, इसको समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए। कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल रिसीव्ड, एफपीआई, एफडीआई, ईसीबी, अदर सारे फैक्टर्स किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। इनसे क्या होता है, सब हमारी परिसंपत्ति देश में तैयार होती है। अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में एक बार देख लेना मेरे दोस्तों, है ना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे सारे। आगे, अब ये बात कर रहा है कि हम जो व्यापार करते हैं, मतलब वर्ल्ड से जो कोई सामान आता है और भारत से जो कोई सामान जाता है,
सामान जैसे ही हमारी बाउंड्री में आता है तो हम क्या करते हैं, ये इसको सामान बेचना है ना भारत को, तो हम एक टैक्स लगा देते हैं इस पे। ठीक है, भारत को आय के लिए टैक्स लगा देते हैं। ऐसे ही जब यहाँ से जाता है तो भी एक प्रकार का टैक्स लग जाता है, ड्यूटी लग जाती है। सामान विदेश में भेजते हैं तो वही चीज हमारे पे भी लागू होती है, और वर्ल्ड से हमारे पास सामान कोई बेचने आता है तो हम भी उस पर लागू करते हैं। चुंगी नाका देखा होगा ना आपने, कि किसी जिले में जाते हो या किसी राज्य में जाते हो तो चुंगी लग जाती है ना, तो उसी प्रकार से इसको मान के चलो। और 2018 में यदि हम देखें तो भारत में जो ड्यूटी फ्री रूट था, उसके माध्यम से विनिर्मित वस्तुओं की हिस्सेदारी लगभग 18% के स्तर तक पहुंच गई थी। ऐसा अन्य प्रमुख देशों की तुलना में भारत में बहुत अधिक औसत प्रशुल्क के विद्यमान होने के बावजूद भी हो गया था। एक होता है दोस्तों बाइंडिंग कवरेज, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 74% है, जो चीन के 100% से पीछे है। बाइंडिंग कवरेज क्या होती है, एक रेखा होती है टैरिफ की, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बॉन्ड टैरिफ रेट है ना, ये एक तय कर दी सीमा, क्लियर की, इसके अंतर्गत ऊपर जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे टैरिफ को, इससे नीचे जाएगी तो क्या बोलेंगे इसके टैरिफ। ठीक है, सपोज करो 10% आपने यहाँ पे तय कर दी, 10% से ऊपर जा रही है, 10% से कम जा रही है, हमने 10% को एक बाउंड टैरिफ रेट घोषित कर दिया। क्लियर। अभी मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। बाइंडिंग कवरेज वस्तुएं आयात के लिए बाध्य दरों को स्थापित करने और प्रशुल्क, जिसको हम टैरिफ भी कहते हैं, धीरे धीरे कम करने के लिए एक देश की प्रतिबद्धता का व्यापक संकेतक है। मतलब कि जो हमने सपोज करो, ये कहते हैं WTO और अंगटाट की, कि भैया आप अपने यहाँ पर ये टैक्स वगैरह कम करो और प्लेइंग फील्ड एक एक लेवल पे आओ सामान खरीदने और बेचने के लिए। सपोज करो कि ये भारत है और ये आ, फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस ने भारत को कुछ सामान भेजा, उस पे तो हमने लगा दिया 18%, और भारत ने फ्रांस को भेजा तो उस पे लगा था 12% टैक्स। ठीक है, तब ये कहते हैं कि साहब इसको समान करो, आप ज्यादा ले रहे हो और हम आपसे कम ले रहे हैं, तो इसको बराबर करो। ये कौन कहता है, विश्व व्यापार संगठन कहता है। ठीक है, अब इसमें कई मुद्दे उभर के आते हैं, लेकिन हम अभी किस पे बात कर रहे हैं, बाइंडिंग कवरेज की बात कर रहे हैं। क्लियर। ये कहता है, समझ गए ना, कि जो भी आयात के लिए आपकी बाध्य दरें हैं, बाध्य दरें, समझ गए ना, बाउंड टैरिफ रेट है, उसको स्थापित करने और आपके टैरिफ को धीरे धीरे कम करने के लिए एक देश की प्रतिबद्धता का एक व्यापक संकेतक है। कौन सा, ये बाइंडिंग कवरेज। अलग कह देते हैं कि तुम बाइंड हो इस काम करने के लिए, तो ये वही बात बोल रहा है कि साहब धीरे धीरे आपको आपके जो टैरिफ है उसको कम करना है। कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत ने प्रशुल्क पर पुनः वार्ता की मांग करी है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में कोई वस्तुओं पर बाध्य दरों या कथित तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद पे जो ऊपरी शुल्क सीमा को पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। हिसाब जो अपर लिमिट है प्रशुल्क की, उसको क्या करें, दोबारा से निर्धारित करें। ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब केंद्र आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है। तात्पर्य, भारत अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए बाहर से लोगों को बोल रहा है आप आइए यहाँ पर, और कौन सा, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विनिर्माण के अंतर्गत आप यहाँ पर यूनिट लगा सकते हैं। इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि वर्तमान में अब हम जो बाहर से मोबाइल फोन बन के आया करते थे, उसके बदले अब भारत में खूब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन हो, उस पर आपको डब्बे पे मेड इन इंडिया मिल जाएगा, पहले मेड इन चाइना देख सकते थे आप। सैमसंग का तो विश्व का सबसे बड़ा प्लांट अपने नोएडा के पास लगा हुआ है। विश्व व्यापार संगठन के नियम देशों को निर्यात में पर्याप्त रुचि वाले उत्पादों के लिए बाध्य दरों को पुनः निर्धारित करने की अनुमति देते हैं यदि देश में लागू या वर्तमान प्रशुल्क दर बाध्य दर का उल्लंघन कर रही है। ये जो बाउंड रेट है ना, इसका उल्लंघन कर रही है, तो बोलते हैं कि साहब दोबारा से आप चेक कर लो आपकी रेटों को, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब ये देख लो, प्रेफरेंशियल टैरिफ, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ रेट, और टैरिफ रेट फॉर नॉन WTO मेंबर्स। देखो ये ज्यादा है ना नॉन WTO मेंबर्स के लिए। और प्रेफरेंशियल टैरिफ क्या होता है, ये रेट एट विच कंट्रीज इंडिविजुअली एग्रीज टू ट्रेड। जैसे कि इसमें आपने और मैंने बैठ के ही तय कर लिया, कुछ समझौता कर लिया कि साहब हमारे तो आपस में ये टैरिफ रहेगा, सामान जो आप हमें बेचोगे हम आपको बेचेंगे, इस टैरिफ, यही दर हम लगाएंगे। क्लियर। आगे है मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। ये किस पर बेस्ड होती है, ये WTO मेंबर जो होते हैं, ये जो आपस में व्यापार करते हैं, वो MFN टैरिफ रेट के अंतर्गत आते हैं। ये कह रहा है कि सब भारत की जो
इंपोर्ट ड्यूटीज है वो अभी भी बड़ी हाईएस्ट है। देखो हमें हमारे देश के व्यापार को बचाने के लिए भी इनिशियली ये रखना पड़ता है। आप एक सिनेरियो देखो, जैसे कि यूएई हो गया, यूएस हो गया, चाइना, रशिया, जो भैया डेवलप्ड कंट्रीज को हम मानते हैं, उनकी आपको जो इम्पोर्ट ड्यूटीज है ना, वो आपको क्या मिलेगी साहब, कम मिलेगी। और जो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। देखो, और इनका जो ये इम्पोर्ट ड्यूटी है वह आपको कम मिलेगी। लेकिन विकासशील देश में आप देखो, एवरेज जो इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेज है वो ज़्यादा मिलेंगे, और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट आपके हैं वह आपको कम मिलेंगे। क्लियर? ये एक सिनेरियो से हमें आइडिया लगता है कि साहब यहाँ तो क्या है कि ये सक्षम हो गए, हम अभी इतने सक्षम नहीं हो रहे। इन देशों की, जैसे यूएस वगैरह की, इनकी कंपनी आपको सामान्यतः सब और देशों में मिलेगी। हमारे यहाँ तो यहाँ के व्यापारी बच जाए वही बहुत बड़ी बारी बात है भाई। क्लियर? ये कुछ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हैं एज ऑफ 2018। ये की सेक्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गई, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल्स एंड मेटल्स और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसमें आप देखो, ड्यूटी इसमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी में जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है वो कितना परसेंट है, लगभग 30% है। और हम लगभग 9% पे क्या लगाते हैं, ड्यूटीज लगाते हैं। ये सिनेरियो बाकी में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में देखेंगे तो हमारे जो ड्यूटी फ्री है वह कम है, और बाकी में हमने ज़्यादा लगा रखा है। एवरेज ड्यूटीज चार्ज ऑन इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा है। कारण ये कि हमारे किसानों को बचाने के लिए भैया ये आवश्यक भी है। अगला है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक इंडेक्स बनाया 2020 में, किसने बनाया साहब, नीति आयोग ने बनाया। किसके साथ मिलकर बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से तैयार किया। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, हम सब कितने प्रिपेयर्ड हो रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किन किन सेक्टर्स को हम बढ़िया बना रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इंडेक्स बनाया जाता है। ये एक उपराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मुख्य क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक डेटा ड्रिवन एफर्ट है। मतलब जो आपके पास डेटा है सिस्टम में, उनके अनुसार हम क्या करते हैं, इंडेक्स को बनाते हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं जिससे वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। क्लियर? और इसके अंतर्गत क्या क्या देखते हैं, निर्यात प्रोत्साहन के लिए जो अनुकूल नीतियों का निर्माण करें, आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ऐसा सुगम बनाए, आवश्यक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें, कोई स्ट्रेटेजिकली आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो उसको पहचान करके उसको बढ़ाने में सहायता करें। यह भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की निर्यात तत्परताओं के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है? और उद्देश्य भी देख लीजिए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके सूचकांक के प्राप्त अंकों के आधार पर रैंकिंग देता है। जैसे कि ये जो पार्ट हैं आपके, पॉलिसी पे, बिजनेस इकोसिस्टम पे, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम पे, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के आधार पर आपको रैंकिंग दी जाती है। आप भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और निष्पादन की जांच करता है कि आपकी एक्सपोर्ट करने के लिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने कितनी तैयारी करी और उसको निष्पादन, आपने इम्प्लीमेंटेशन कैसा कर दिया, चुनौतियों और अवसरों की आपने क्या क्या पहचान करी, सरकारी नीतियों की कितनी प्रभावशीलता और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, यह इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इस इंडेक्स की संरचना के लिए 4 स्तंभ एवं 11 उपस्तंभ सम्मिलित हैं। अब देखो, इन इंडेक्स से क्या होता है कि आपको मेंस में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ये कैसे आप किसी व्यवस्था को ठीक करें। सपोज करो एक्सपोर्ट सिस्टम के बारे में पूछा कि भारत की आयात निर्यात नीति को, या राज्यों में आयात निर्यात नीति को कैसे सुदृढ़ किया जाए, या आयात निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, और आयात को कैसे आपको सस्टेनेबल बनाया जाए। तो उसके निमित्त आप ये सारे जितने भी उद्देश्य हैं, ये जो इसके पॉलिसी के क्षेत्र हैं, इनको डाल सकते हो। जैसे अब हमें पॉलिसी फील्ड में ये करना पड़ेगा, बिजनेस इकोसिस्टम में ये करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में हमें इन पे एफर्ट लगाना चाहिए, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए। इन पॉइंटों को डाल दोगे तो तुम्हारा उत्तर में वजन बढ़ जाएगा। क्लियर? तो क्या होता है कि हर चीज का अपना जगह कहीं ना कहीं बढ़िया सा उपयोग होता है। ये नहीं है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स है ये यूं का यूं आपको मिल जाएगा, प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है सॉरी, ये यूं का यूं आपको एग्जाम में मिल जाएगा, संभवतः नहीं मिलेगा, मेरे तो नहीं लगता है कि आएगा। लेकिन इससे क्या मिलेगा आपको, मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या है कि भारत का सूचकांक पर औसत प्राप्तांक 39 है। नीति एवं व्यवसाय परितंत्र दोनों उच्चतम अंक वाले स्तंभ हैं, जबकि निर्यात परितंत्र सबसे कम अंक वाला है। अधिकांश तटीय राज्यों का निष्पादन सर्वश्रेष्ठ रहा है। भौगोलिक रूप से इसको वर्गीकृत कर रखा है इन्होंने क्षेत्र को, भारत को तटीय क्षेत्र, स्थल अरुद्ध क्षेत्र, हिमालय तथा संघ राज्य क्षेत्र या शहर राज्य। क्लियर?
हम अगर समग्र रैंकिंग देखते हैं तो शीर्ष 3 राज्य हमें कौन से दिखते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। शीर्ष 3 स्थल अरुद, स्थल अरुद मतलब चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड है, जैसे राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, इनका प्रदर्शन जोरदार है। 3 हिमालय क्षेत्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। त्रिपुरा भी देखो बढ़िया हो गया। सिटी स्टेट्स में दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, यूटी जिसके अंतर्गत आती है। और शहर राज्य गोवा को बोलते हैं। और ये कहते हैं कि साहब निर्यात संवर्धन के लिए हमें 3 चुनौतियां, आधारभूत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब एग्जाम में आ जाए तो आप लिख सकते हो कि भैया क्या क्या हमारे पास चुनौतियां हैं। निर्यात, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्षेत्रों में एवं क्षेत्रों के मध्य व्याप्त विषमताएं हैं। कहीं तो आपको, जैसे सपोज करो एग्रीकल्चर में देखो, स्टोरेज का तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल। और दूसरी जगह आपको मंडी बना दी आपने, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन भैया मंडी के लिए कहीं स्टोरेज भी तो बनाओ पास में। तो अब हमारे यहाँ पे स्टोरेज बनाने का भी काम चालू हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको बताया। तो आपस में क्या होना चाहिए? तारतम्य होना चाहिए सभी में। तो क्षेत्रों, निर्यात अवसंरचनाओं में क्षेत्रों के मध्य व्याप्त विषमताएं हैं। राज्यों के मध्य निम्न व्यापार सहयोग है और समृद्धि नीति की निम्न स्थिति है। जैसे अब ये दिल्ली है, दिल्ली का केजरीवाल चिल्लाता रहता है, हैं? पिछले इन्होंने जब से शासन में आए हैं एक हॉस्पिटल बनाया नहीं, नाटक इन्होंने 1000 कर लिए। कितना मतलब भ्रष्ट आदमी है भाई, मोटी खाल के व्यक्ति है। किया क्या आपने? आपने समृद्धि के लिए कोई नीति बनाई क्या? कोई व्यापार सहयोग के लिए नीति बनाई क्या? देखो क्या है, भारत में एक विडंबना है। भारत में चुनाव विकास पर नहीं जीते जाते, ठीक है? भारत में चुनाव विकास पे नहीं जीतते। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे गांव में कोई ऐसा प्रधान आए जो गांव में बहुत चमचमाती रोडी बना दे, लाइटें लगा दे चारों तरफ, ऐसा बना दे, झमाझम बना दिए तुम्हारे गांव या शहर को, एजुकेशन बढ़िया बना दी, तुम्हारी पुरानी संस्कृति को भी बना दी, मतलब उसने बहुत बढ़िया काम किया है। उसकी पक्की संभावना हो जाती है अगली बार हारने की, तो तय मान के चलना। तो हमारे यहाँ पर जो चुनाव जीते जाते हैं वो विकास के आधार पर नहीं जीते जाते हैं। हमारे यहाँ पर चुनाव के जीतने के पक्ष दूसरे हैं। अब इसी को आप देखो, अगर डेवलपमेंट में चुनाव जीते जाते हैं तो बिहार में जो सीमांचल एरिया है, इस सीमांचल एरिया में एक पार्टी आई थी, वो जोकर है, वो कौन सा है, वो हैदराबाद का, दो भाई हैं जो, ओवैसी है ना, वो उसकी पार्टी भैया ए आई एम वह पार्टी सीमांचल में 3 सीटें जीत गई। जिसका यहाँ पर कभी कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई आदमी नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस वहां पर उनके एक पंथ संप्रदाय के लोग होने की वजह से वो चुनाव जीत गए। एक लट्टू नहीं लगाया उनने। तो विकास से कभी चुनाव यहाँ पर भारत में नहीं जीता जाता। अगला, जटिल एवं विशिष्ट निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निम्न स्तरीय अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द पिलर्स एंड सब पिलर्स, ये देख लो भैया। लॉजिस्टिक के बारे में आपको ये जो रिपोर्ट पब्लिश होती है इसमें वर्ल्ड बैंक करता है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक निकालता है। ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स ओईसीडी निकालता है। इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। क्या मेजर करते हैं? लॉजिस्टिक में मेजर ही तो करेंगे भैया, कितना फ्रेंडलीनेस है आप किसी कंट्री में लॉजिस्टिक्स। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में देखेंगे कि भैया आप समय और कम से कम लागत में कैसे आपस में व्यापार कर सकते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन में आपने जो पॉलिसीज बनाई हैं उनको आप कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये देखते हैं। इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स में आपके देखते हैं पॉलिसी एंड सर्विसेज दैट फैसिलिटेट ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर एंड टू डेस्टिनेशन, वही नीति निर्धारण से संबंधित बात है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो लॉजिस्टिक में हम 44वें स्थान पे हैं, 68वें हैं ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर में, 1.52 हमारे भैया पॉइंट आए दो में से। ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स में, इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स में हम 102 नंबर पे है। ये 2016, 18, 19 और 2018 है। मुझे नहीं लगता इनको याद करने की आपको विशेष आवश्यकता है। ये देख लेना, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कंट्रीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। सबसे बढ़िया लॉजिस्टिक किस देश की हो गई? जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, जापान की। और हम ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, ऑल टाइड फॉर रैंक फर्स्ट। सब एक जगह बैठे हुए हैं, सबके इक्वल पॉइंट है, स्टेट रैंक फर्स्ट पर आ गए। सबसे अच्छा ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स कहाँ पर है? नीदरलैंड में। टॉप 5 इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स में सिंगापुर, नीदरलैंड, हांगकांग, लग्जमबर्ग, स्वीडन। क्लियर?
आपको ध्यान में रहना चाहिए कि विश्व में कौन कौन से अच्छे देश हैं जो ये इसका इस इन 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 जो इंडेक्सेस के पॉइंट्स हैं इनमें अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी देखो काफी चर्चित शब्द रहा था, सुर्खियों में क्यों था? G20 के सदस्य देशों से भारत ने कहा था कि साहब आप ऐसे समझौते पर कार्य करें जो ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात ट्रिप्स संबंधी जो प्रावधान है उनको थोड़ा सा आप लोचशीलता बनाए, मतलब उनको फ्लेक्सिबल बनाए। क्लियर? जैसे कि अभी क्या है, आप जानते हैं आज के समय में जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने अपने ये जो कॉपीराइट होते हैं, आपके ट्रेडमार्क होते हैं, क्लियर, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, इनमें एकाधिकार करने कर रखा है। क्लियर? अब उसमें क्या होता है, सपोज करो जैसे कि आप देखते हैं नीम है, तुलसी है, अपने ये हल्दी है। अब इनकी कुछ प्रोडक्ट्स अमेरिका ने बनाए और इन पर क्या कर दिया साहब, पेटेंट लेने लग गए कि साहब ये हल्दी से अब तुम कुछ भी बनाओगे भारत में, या नीम से आप कुछ भी बनाओगे, तुलसी से कुछ भी बनाओगे तो तुम्हें हमें पैसा देना पड़ेगा, नहीं बना सकते हमारी बिना इजाजत के। तो यह इसमें हम हल्दी में तो जीत भी गए थे, केस जो था भारत का जीत गए थे। अच्छा इसमें देख लें तो ये कह रहे हैं कि सर इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ। अब यह फ्लेक्सिबिलिटी किन प्रोडक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं? आवश्यक दवाएं, उपचार और टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और ऐसी कीमतों पे हो जो वहन कर सके आदमी। अब वहन कर सकेगा तो क्या होगा कि भैया आप हमें जो रॉयल्टी ले रहे हो, जो पैसा लेते हो ट्रेडमार्क पे, कॉपीराइट पे, उसको कम करें। हाँ, सपोज करो मैंने कोई मशीन बना दी तो मैंने कह दिया इस मशीन को कोई भी काम में लेगा तो 10 रुपये मुझे देना ही देना पड़ेगा उसको, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से कोई दवाई बना दी तो उनपे भैया ये जो तुम पैसा ले रहे हो अपने पेटेंट, इसको कम करो। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रावधानों के उपयोग को बढ़ावा लागू करने के लिए एक समझौते का आह्वान किया था। भारत द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत इन प्रावधानों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपातकालीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है हमारे यहाँ पर। भारत जिस कारण से इस तरह के समझौते की मांग कर रहा है और राष्ट्रों के लिए अनिवार्य पेटेंट वाली दवाओं की जेनरिक संस्करण संस्करण के विनिर्माण हेतु अनिवार्य लाइसेंस जारी करना संभव बनाएगा। भारत कहता है, सपोज करो पैरासीटामोल है, अब इसमें भैया आपने पेटेंट ले रखा है, अब इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पर भारत कहता है इसको जेनरिक दवाई सी बनाने के लिए हमें अनुमति दें। जैसे सपोज करो इस पर आपके बाहर की कंपनी जैसे हम ले लें, जैसे फाइजर है दोस्तों, नोवार्टिस है, एक सनोफी है, ये वो है जिनके आपने नाम सुन रखे होंगे। और सबसे बड़ी इनमें कंपनी जो फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, इनके नाम आपने सुन रखे होंगे। ये वह कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विश्व में, जैसे इनके पास कोई पेटेंट है तो भारत कहता है कि साहब पेटेंट को भैया ढीला करो, उनके लिए हमें जेनरिक दवाई बनाने के विनिर्माण करने की अनुमति दो। क्लियर? ये किस संबंधित हो गई? ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी से हो गए। इसके बारे में देख लो, ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी वस्तु देशों के लिए पेटेंट के प्रभाव को कम करने हेतु एक नीतिगत व्यवस्था बनाती है। प्रभाव मतलब कि जो उनकी उच्च कीमत है दवाओं को, उनको कम करने के लिए भैया हम जेनरिक दवाई बनाएंगे तो सस्ती बनाएंगे। जो दवाई 100 रुपए की बनती है, जेनरिक दवाई वही आपको 1 रुपए में भी मिल जाती है, इतना फर्क आ जाता है। ट्रिप्स समझौता तथा ट्रिप्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वर्ष 2001 की दोहा घोषणा पत्र इस संबंध में कुछ प्रावधान प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य क्या है भैया? विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए ट्रिप्स संगत माप मानदंडों का अनुपालन करने में उनको सक्षम बनाना है। वे अपनी सार्वजनिक नीतियों का निर्माण या तो दवा उत्पादों की उपलब्धता या उनकी जैव विविधता की सुरक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कर सकें। आर्थिक विकास को समर्थन करने वाली वृहद आर्थिक और संस्थागत स्थितियों की स्थापना कर सकें। अब कुछ प्रमुख प्रावधान है वो देख लें। तो इसमें होती है कंपलसरी लाइसेंसिंग। इसके अंदर क्या होता है भैया, बिना सहमति के बिना आप वह दवाई, वह जो भी पेटेंट है उसको निर्माण नहीं कर सकते। कंपलसरी लाइसेंस है। क्लियर? एक होता है पैरेलल, समानांतर आयात। इसमें क्या होता है, पेटेंट धारक या स्वामी की सहमति के बिना किसी अन्य देश में विपणन किए जाने वाले पेटेंट उत्पाद या उसके आयात से संदर्भित करता है। अच्छा इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसके कुछ प्रमुख प्रावधान देख लें। जैसे कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है, जैसे कि आप पेटेंट धारक हैं
तो आपकी सहमति के बिना कोई भी तीसरा पक्ष या सरकारी एजेंसी को जो पेटेंट आविष्कार के उपयोग हेतु लाइसेंस प्रदान करने में सक्षम बनाती है। मतलब आपका कोई पेटेंट है तो कोई तीसरा पक्ष है, कोई सरकारी एजेंसी है, वो भी इसका क्या कर सकती है, उपयोग करने के लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए उसको एक कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रदान की दी जाती है। एक होता है समानांतर आयात। इसमें क्या रहता है, जो भी पेटेंट धारक का स्वामी है उसकी सहमति के बिना अन्य देश में मार्केटिंग किए जाने वाले पेटेंट उत्पाद या उसके आयात से संदर्भित करता है। मतलब पेटेंट विपणन मार्केटिंग से, विनिर्माण से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, ये मार्केटिंग से संबंधित है। अगला है पेटेंट से छूट, एग्जम्पशन फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल सहित ज्ञात उत्पादों के लिए नए उपयोग हेतु जो आपके पेटेंट है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। मेरे पास कोई फॉर्मूला है फार्मास्यूटिकल का, उससे कोई मुझे कोई दूसरा उपयोग करने के लिए कोई दवाई बनानी है तो उसके लिए मुझे इसकी पेटेंट की आवश्यकता नहीं होगी। अगला डेटा संरक्षण पर सीमाएं। किसी दवा उत्पाद की बिक्री या विपणन की अनुमति के लिए शर्त के रूप में दवा नियामक प्राधिकरण की ओर से दवा कंपनियों द्वारा उत्पाद की सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता और प्रभावकारिता का प्रदर्शन करने वाला डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नियत की जाती है कि साहब आपको जो दवा दे रहे हो बाजार में उसकी क्या तो सुरक्षा है, क्या गुणवत्ता है, क्या उसकी एफिशिएंसी है, प्रभावकारिता है, उसके बारे में जो आपका डेटा है उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में बता रखा है। अल्प विकसित देशों के लिए संक्रमण अवधि का विस्तार। दोहा घोषणा पत्र में संशोधन ने ट्रिप्स दायित्वों का कार्यान्वयन हेतु जो आपकी अल्प विकसित देश हैं, संक्रमण अवधि को वर्ष 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब एक देख लो सब, पेटेंट पूलिंग, ये भी बड़ी अच्छी चीज है पेटेंट पूलिंग। पेटेंट पूलिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है साहब, जैसे कि दो मालिक हैं ए और बी, इन दोनों ने मिलकर ये प्रोडक्ट बनाया सी, ठीक है, और इसका इनके पास पेटेंट है। अब ए और बी क्या कर सकते हैं, ये सी प्रोडक्ट को किसी डी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, पेटेंट दे सकते हैं, मतलब लाइसेंस दे सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं, या ये आपस में भी बोल सकते हैं कि साहब देख भाई बी, मैं इसका इतना निर्माण करूंगा, ठीक है, ये आपस में भी लाइसेंस दे सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पूल कर लेना, पेटेंट पूलिंग कर लेना, है ना। या इसमें एक एक और सिनेरियो आता है कि ए के पास कोई पेटेंट है और बी के पास कोई पेटेंट है, दोनों ने मिल लिए भैया आपस में और तय कर लिया, एक दूसरे को लाइसेंस दे लिया, तो पूल कर लिया दोनों ने, ठीक है, ये क्या कहलाता है, पेटेंट पूलिंग कहलाता है। इससे क्या होगा, यह अधिक से अधिक नवाचार, सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास का समर्थन करता है, पेटेंट व्यवस्थाओं में विद्यमान बाधाओं को दूर करता है तथा उत्पाद के विकास को तीव्र बनाता है। सपोज करो ए और बी दो कंपनियां हैं, ए के पास आपके कैंसर की दवाई का कोई पेटेंट था, कैंसर की बीमारी के लिए कोई पेटेंट था, और बी के पास कोई न्यूरोलॉजिकल दवाई का पेटेंट था। अब इन दोनों को कोई ऐसा दवाई बनानी थी जो कैंसर और न्यूरोलॉजी से संबंधित कोई दिक्कत की बारे में होगी, तो ये क्या करेंगे, आपस में मिल गए, पूल कर लिया इनने, एक दूसरे के साथ इन्होंने आपस में अपना जो पेटेंट था उससे इन्होंने एक नया उत्पाद बना लिया या एक दूसरे को उसको यूज करने के लिए लाइसेंस दे दिया। ए ने बोला कि साहब आप मेरा ये फार्मूला यूज में ले सकते हो, बी ने बोला आप मेरा फार्मूला यूज में ले सकते हो, दोनों ने क्या कर लिया, पूल बना लिया, एक मिल लिए दोनों पेटेंट मालिक आपस में समझौता कर लिया। और इससे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है भैया, अब बी को वह रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी जो ए ने इसके ऊपर की थी। इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ोतरी बनती है और नए नए उत्पादों के विकास विकास भी तीव्रता से होता है। पेटेंट पूलिंग में समझो, कोविड-19 के वर्तमान प्रकोप एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के संबंध में पेटेंट पूलिंग एक अभिनव प्रकार की साझेदारी हो सकती है जिसका उपयोग सार्वजनिक हित में निजी क्षेत्र द्वारा धारित बौद्धिक संपदा अधिकारों, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रबंधन हेतु किया जा सकता है। यह एक पूल या समूह बना लिया जाता है, पूल या समूह का सृजन कर दिया जाता है और तत्काल लाइसेंस की व्यवस्था के माध्यम से दवाओं तथा टीकों को खोजने के प्रयास को और तीव्र कर सकता है। जैसे भारत में एक कंपनी, अपनी जो सरकारी कंपनी थी, उन्होंने सपोज करो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिल लिए, तो उन्होंने आपस में फटाफट क्या कर लिया, कोई टीका या दवाई बना ली। तो इस प्रकार से पूलिंग करके भी आप दवाओं को और टीके खोजने को या अन्य कुछ भी ऐसी व्यवस्था को, कोई भी आप अपनी जो इंटेलेक्चुअल आपकी प्रॉपर्टी इसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार का पूल कर सकते हो। ट्रिप्स के बारे में बॉक्स है, इसको भी समझ लें। ट्रिप्स जो समझौता था कब लागू हुआ था, 1995 में लागू हुआ था, और ये बौद्धिक संपदा पर सबसे व्यापक
बहुपक्षीय समझौता है, मल्टीलेटरल समझौता है। क्लियर। और आप डब्ल्यूटीओ के बारे में जानते ही हैं, 1986 और 1994 के बीच में जो गैट की उरुग्वे दौर की वार्ता थी, उसके बाद ही डब्ल्यूटीओ का उद्भव हुआ था। अब यह जो है ट्रिप्स, इसके अंतर्गत प्रत्येक जो सदस्य हैं उनको कुछ संरक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए। क्लियर। इसी के अंतर्गत आप जानते हैं कि बौद्धिक संपदा के क्षेत्र के अंतर्गत कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, भौगोलिक संकेतक हो गए, औद्योगिक डिजाइन हो गई, कोई पौधों की नई प्रजाति आपने ढूंढी, इंटीग्रेटेड सर्किट का कोई लेआउट बनाया है, कोई आपका व्यापार रहस्य और आपका टेस्ट डेटा है। डब्ल्यूटीओ की सदस्यता में ट्रिप्स समझौता का अनुपालन करने में की बाध्यता सम्मिलित है। बेसिकली ये जो आपके बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब आपकी ये एक संपत्ति है, इनके आय के ऊपर इनके निमित्त नियम कायदे इस ट्रिप्स के अंतर्गत बनाए गए हैं। क्लियर। अब देख लीजिए क्या क्या संरक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं। यह समझौता वीपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य कन्वेंशनों औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था, और साहित्य और कलात्मक कार्यों के लिए जो बर्न कन्वेंशन हुआ था उसके अनुरूप है। ध्यान रखना, बर्न जो कन्वेंशन हुआ था ये आपके साहित्य और कलात्मक कार्यों के लिए हुआ था। आगे इसमें सिविल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं और उपचारों, अनंतम उपायों, प्रोविजनल मेजर, सीमा उपाय और आपराधिक प्रक्रियाओं से संबंधित विशेष आवश्यकताओं संबंधी प्रावधान शामिल हैं। मतलब कि सपोज करो आपके ट्रेडमार्क का मैंने यूज में ले लिया, तो ये कैसा हो जाएगा, एक आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। आगे यह समझौता ट्रिप्स दायित्वों के अनुपालन किए जाने के विषय में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को डब्ल्यूटीओ के जो विवाद निपटान प्रक्रिया है उसके अधीन लेके आता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या आपके इंटीग्रेटेड सर्किट, इनसे रिलेटेड कोई भी विवाद है तो आप कहाँ जाएंगे, डब्ल्यूटीओ का जो विवाद निपटान का प्लेटफॉर्म है आपको वहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है। बौद्धिक संपदा के आपके 1 2 3 4 5 6 7 सातों के सातों किसके अंदर कवर होते हैं, इस ट्रिप समझौते के अंतर्गत कवर होते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ ऑरिजिन, उद्गम का नियम। देखो ऑरिजिन से संबंधित है, व्यापार में यदि बात करें तो इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे आपने देखा होगा मेड इन इंडिया, तो उस प्रोडक्ट का ओरिजिन कहाँ हुआ है, इंडिया से हुआ है। देखो इसलिए भी ये प्रासंगिक हो गया था कि यदि आपको ध्यान हो, जब गालवान घाटी वाला चीन के साथ हमारा विवाद चल रहा था, तो मेड इन चाइना करके प्रोडक्ट्स पे, और हमने चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिए थे, तो उस समय जो प्रोडक्ट पे मेड इन चाइना आते थे तो उसमें व्यापार शुल्क व अन्य कई अवरोध उत्पन्न हो गए थे। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, फिर बाद में चाइना ने उस पीआरसी लिखना स्टार्ट कर दिया था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्लियर। अब इसे अगर वियतनाम से भी आए चाहे कहीं से भी आए, लेकिन उस पर ये लिखा होना चाहिए कि भैया ये इसका ओरिजिन कौन सा है। समझ रहे, पहले मेड इन जैसे कि वियतनाम लिखा गया था। क्लियर। लेकिन उसका बेसिकली ओरिजिन कहाँ से था, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से था, तो उनको पीआरसी लिख के भेजना पड़ रहा था। और इसमें आगे आप देखोगे कि करते क्या थे, सपोज करो कि ए कंट्री है, उसका कोई सामान है, लेकिन बी कंट्री से हमारा क्या है, कोई समझौता है, तो ए वाला क्या करता था, बी के रूट से हमारे देश में सामान भेज दिया करता था, और ये एंटी डंपिंग शुल्क वगैरह इनसे बच जाया करते थे। क्लियर। ये इसका बेसिक एक खांचा है। अब एक बार देख लीजिए हुआ क्या है। अब भैया राजस्व विभाग ने कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ऑरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020, जिसको कैरोटार 2020 कहते हैं, इसको अधिसूचित किया था। किस डेट को किया था, याद करने की कतई आवश्यकता नहीं। रूल्स ऑफ ऑरिजिन का उद्गम जो है, ये नियम कहता क्या है, यह देश में आयातित उत्पाद के उद्गम देश को निर्धारित करता है कि साहब ये ओरिजिन कहाँ से सामान होके आ रहा है। इसका मुख्य रूप से उपयोग दोस्तों वाणिज्यिक नीति के डंपिंग रोधी शुल्क और सुरक्षा उपाय जैसे कि उपाय और साधनों को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। आप तो ये ध्यान रख लो, डंपिंग रोधी शुल्क वगैरह जो हम लगाते हैं उसको कैसे ढंग से क्रियान्वयन किया जाए उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। यह निर्धारित करने के लिए आयातित उत्पादों को मोस्ट फेवर्ड नेशन व्यवहार या अधिमान्य व्यवहार प्राप्त होगा या नहीं, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत इसको कुछ विशेष लाभ प्राप्त होंगे या नहीं, उसके बारे में तय होगा।
व्यापार सांख्यिकी के उद्देश्य से, मतलब कि डेटा हम देखेंगे कितना सामान आ रहा है कितना जा रहा है। लेबलिंग और चिन्हांकन संबंधी आवश्यकताओं के अनुप्रयोग के लिए सरकारी खरीद के लिए कैरोटार का उपयोग किया जाएगा। अब ये रूल्स ऑफ ऑरिजिन है, इसके दो प्रमुख प्रकार हैं इस नियम के, हल्का सा देख लें। एक तो है आपका इसका नॉन प्रेफरेंशियल और एक है प्रेफरेंशियल। नॉन प्रेफरेंशियल में क्या होगा कि इसके अंतर्गत दोस्तों ये नियम किसी व्यापार अधिमान्यता या तरजीह की अनुपस्थिति में लागू होता है। ऐसे में कोटा, एंटी डंपिंग या मेड इन लेवल जैसे कोई नीतिगत व्यापारिक उपायों के माध्यम से उद्गम स्रोत का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि आपस में कोई हमारे बीच में कोई समझौता वगैरह नहीं होता है, तो उसकी अनुपस्थिति में आप ये नॉन प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ऑरिजिन को इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा होता है प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ऑरिजिन। प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस दे रहे हैं आप। इसमें क्या होता है कि कोई आपका व्यापार समझौता हुआ है या सीमा शुल्क संघों के बीच में कोई समझौता हुआ है, उसके अंतर्गत हमें ध्यान में रहता है कि भैया कि ये सामान यहाँ से आ रहा है, तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन का प्रेफरेंशियल रूल्स या ऑरिजिन के हिसाब से उसमें नाम दर्ज किया जाता है। और ये अर्थात सॉरी गैर पारस्परिक व्यापार अधिमान्यताओं में लागू होते हैं। गैर पारस्परिक व्यापार अधिमान्यता मतलब कि इसमें आपका कोई समझौता तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जो डेवलप आपके विकासशील देश हैं और एलडीसी लीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके ऊपर भी ये लागू होता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भैया आपके विकासशील डेवलपिंग कंट्री है, तो वहां पर इस प्रकार के ओरिजिन में ये प्रेफरेंशियल रूल्स वाला नियम लागू होता है। क्या होता है कि इसमें ये लाभ रहता है ना कि साहब ये जैसे एक कंट्री है, ये लीज डेवलप कंट्री है, तो इससे क्या होगा कि हम इसके साथ जो भी समझौता या जो भी काम करेंगे तो इसको लाभ मिलेगा कि साहब इसको हमने बढ़ाया है। ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज को बढ़ाया कि डेवलप कंट्री तो क्या है, अपने आप में विकसित होते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं, उनके व्यापार बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनके मुकाबले में इनको प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ऑरिजिन के अंतर्गत डाला गया है। आगे, सामान्यतः वस्तु के उद्गम देश को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंड। वैसे ही कोई विशेष आपके लिए उपयोगी नहीं है, फिर भी हल्का सा नजर मान लें। एक होता है होली ऑप्टेंट क्राइटेरिया, एक होता है सब्सटेंशियल सफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन क्राइटेरिया। होली ऑप्टेंट क्राइटेरिया के अंतर्गत किसी अन्य देश से किसी इनपुट सामग्री का समावेश किए बिना किसी निर्दिष्ट देश में उत्पादित या प्राप्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। मतलब कि एक कंट्री है, एक कंट्री ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसने बी से सी से इनपुट लिया, है ना। लेकिन होली ऑप्टन क्राइटेरिया में ना बी से कोई प्रोडक्ट लिया ना सी से लिया, और उसने ए ने अपना प्रोडक्ट बनाकर आगे एक्सपोर्ट कर दिया। क्लियर। वो तो किस में आता है, होली ऑप्टेंट क्राइटेरिया के अंतर्गत है। इसमें ओरिजिन कौन सा आएगा, होली ऑप्टेंट क्राइटेरिया लिया जाएगा। दूसरा होता है सब्सटेंशियल सफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन क्राइटेरिया। ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसके अंतर्गत वस्तु को उद्गम वाली वस्तु के रूप में योग्य होने के लिए किसी देश में पर्याप्त रूपांतरण से गुजरना पड़ता है। इस मापदंड को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से एकल रूप से उपयोग की जाने वाली कुछ विधियां होती हैं, जैसे वैल्यू कंटेंट मेथड। कुल मिला के बात ये कि इसके अंतर्गत जिसमें बी और सी आपको कंट्री से कोई आप प्रोडक्ट बनाने में काम में उनकी टेक्नोलॉजी या उनकी मशीनरी काम में, मशीनरी इन द सेंस कि कोई रॉ मटेरियल काम में नहीं ले रहे थे इनपुट में, लेकिन इसके अंतर्गत सब्सटेंशियल सफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन क्राइटेरिया में आप वैल्यू एडिशन में इन कंट्रीज की सहायता लेंगे। मोटा मोटा ये समझ लें। ऐसे ही दो और होते हैं दोस्तों, चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन मेथड और प्रोसेस रूल मेथड। अंदर जाने की कतई आवश्यकता नहीं। और एक होता है डी मिनिमस और टॉलरेंस रूल, अत्यल्पता या सहनशीलता का नियम। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह अंतिम उत्पाद के मूल्य या मात्रा के एक विशिष्ट भाग को अंतिम उत्पाद द्वारा उद्गम वाली वस्तु का दर्जा खोए बिना गैर उद्गम वाली वस्तु के रूप में दर्ज होने की अनुमति प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है इसमें दोस्तों ओरिजिन को भी ना खोले। टॉलरेंस मतलब कि जो ओरिजिन है, सपोज करो मेड इन इंडिया है, वह दर्जा भी नहीं खोएगा। और सपोज करो हमने सब कोई एक कोई प्रोडक्ट बनाया, उसमें हमने 30% तो इस ओरिजिन में भारत का प्रोडक्ट काम में लिया, और दूसरा हमने आ, इसके अंतर्गत गैर उद्गम वाली वस्तु के रूप में, मतलब दूसरे देश से हमने 70% इसके अंतर्गत प्रोडक्ट में मटेरियल काम में लिया। क्लियर। तो इसमें रूल ऑफ ऑरिजिन में टॉलरेंस का एक नियम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि यह रूल ऑफ ऑरिजिन जो नियम को आपका दर्जा खोए बिना भी हम क्या करते हैं, इसके गैर उद्गम वाली वस्तु के रूप में
दर्जा प्रोवाइड करा देते हैं कि साहब जो मेड इन इंडिया, जिसमें क्या रहेगा, एक क्लॉज रहेगा कि साहब इसमें जो 70% है इसको क्या बोलेंगे, गैर उद्गम वाली वस्तु के रूप में दर्ज होने की अनुमति प्रदान कर देंगे। ऑरिजिन का दर्जा भी नहीं खोएगा, लेकिन उसको गैर उद्गम वाली वस्तु के रूप में हम दर्ज कर देंगे। क्लियर? टॉलरेंस कर देते हैं कि साहब ठीक है, सहनशीलता का नियम जो कहता है। अब ये सीमा शुल्क जो नियम वगैरह हैं, इसके बारे में आपको जानने की मोटी मोटी आवश्यकता नहीं है। एक बार ये देख लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन रूल्स ऑफ ऑरिजिन, इस समझौते का उद्देश्य गैर अधिमान्य रूल्स ऑफ ऑरिजिन का दीर्घकालिक सुसंगतिकरण, हार्मोनाइजेशन करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे नियम अपने आप में व्यापार के लिए अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न ना करें। कुल मिला के ये है बात भैया कि इस रूल्स ऑफ ऑरिजिन की वजह से ऐसा नहीं हो कि हमारे व्यापार करने में बाधाएं उत्पन्न हो जाए। क्लियर? ये उद्गम के नियमों, वर्तमान में जारी वार्ताओं के सामंजस्य के लिए कार्य योजना निर्धारित करता है। इस प्रक्रिया के लिए दो संस्थाएं की स्थापना करी गई है। एक, डब्ल्यूटीओ ढांचे के अंतर्गत गठित उद्गम के नियमों पर एक कमेटी बनाई है। ये डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों के प्रवेश हेतु खुली है। दूसरा, विश्व सीमा शुल्क संगठन के तत्वाधान में उद्गम के नियमों पर एक तकनीकी समिति बनी है। देखो ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बस ये है कि आपको एक ब्रीफ आउटलुक मिल जाए कि साहब इस प्रकार का कुछ काम हो रहा है ऑरिजिन से रिलेटेड, डब्ल्यूटीओ ने भी कुछ किया है, एग्रीमेंट बनाया रूल्स ऑफ ऑरिजिन के लिए। आपके दिमाग में कहीं सब कॉन्शियस लेवल में वो बात बैठ जाए। क्लियर? ये समझौता उद्गम के नियमों को निर्धारित करने के सामान्य सिद्धांत भी प्रदान करता है, जैसे कि पारदर्शिता, सकारात्मक मानक, प्रशासनिक आकलन, न्यायिक समीक्षा आदि, जो उद्गम के अधिमान नियमों पर भी लागू होता है। चलिए आगे देखते हैं, सर्विसेज ट्रेड एट डब्ल्यूटीओ। क्यों था साहब सुर्खियों में? डब्ल्यूटीओ में मुक्त सेवा व्यापार, ओपन सर्विस ट्रेड पर बाध्यकारी समझौते का विरोध किया है। देख लेते हैं साहब ये, इसको देखो दोस्तों, यूं समझो कि जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्य और कोविड-19 के वैश्विक प्रभाव हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको आदि देशों ने बोला डब्ल्यूटीओ की सब जो पर्यावरण संबंधी व्यापार है, पर्यावरण संबंधी जो सर्विसेज वाले व्यापार हैं, उनको और अधिक किफायती बनाया जाए। अब इनका तो क्या दोस्तों, डेवलप कंट्रीज का होल्ड है इन सेवाओं को देने में, तो इनकी जिस भी लीज डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज में जाएंगे तो उनका होल्ड बना रहेगा। क्लियर? इसी के अंतर्गत देखो, गैट्स करके है हमारा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, सर्विस के लिए जो जनरल एग्रीमेंट होता है, इसके तहत विकासशील देशों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना। विकासशील देशों को फ्लेक्सिबिलिटी से क्या तात्पर्य कि साहब अभी हम बढ़ रहे हैं, मतलब अभी हमारा व्यापार इतना उन्नत नहीं हुआ है, हम अभी ग्रोइंग फेज में है, तो इनको क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है? इसी के अंतर्गत विकासशील देशों ने बोला कि साहब हमें आप हमारे बाजार को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अभी आप बनाए रखने दें, उसमें आप अपने ज्यादा नियम कायदे ना लगाएं। मोटा मोटा मुद्दा ये समझे। साथ ही साथ भारत ने, इनका एक मोड 4 होता है। ठीक है? मोड 4 किससे संबंधित है? आपके लेबर जो है, लेबर मूवमेंट से। कहने का तात्पर्य ये, जैसे कि साहब यूएई है, ठीक है, आपको मालूम है यहाँ पे यदि भारतीय मजदूर ना हो तो इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, और हमें रेमिटेंस भी सबसे ज्यादा मिलता है इन्हीं गल्फ कंट्रीज से। समझ रहे? और भारत से ही आपके यूके चले जाइए, यूएसए चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, सब कंट्रीज में आपको हमारे भारतीय वहां पर कामगार मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं कि साहब जो पेशेवर सर्विस प्रोवाइड जो हम करा रहे हैं उसके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए। उसके नियम कायदों को सरल बनाना या उनके नियमों के लिए भी बातचीत होनी चाहिए। ये देखो, क्रॉस बॉर्डर लेबर मूवमेंट के बारे में मोड 4 के लिए भी बात करने की बात कर रहा है। यहाँ पे जो डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज की बात हो रही थी ना, ये करेंगे सब मोड 4 पे भी तो आप बात करो। भारत के लिए तो जरूरी ये है। आगे गैट के बारे में आप सभी जानते हैं भैया, ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है वो गैट्स है। इसमें क्या होता है भैया, सेवाओं को भी व्यापार में शामिल कर लिया गया था। और ये कब हुआ था? 1995 लागू हुआ था, उरुग्वे दौर की वार्ता के अंतर्गत लागू हुआ था। वो गैट सर्विसेज के लिए, ये भैया एग्रीमेंट किसके लिए? ट्रेड के लिए। क्लियर? ट्रेड इन सर्विसेज और टैरिफ एंड ट्रेड। अगला फार्म सब्सिडी इश्यूज देख लेते हैं। देखो ये सारी चीजें वैसे आपको बता रखी हैं कि ग्रीन बॉक्स क्या है, एम्बर बॉक्स क्या है, ब्लू बॉक्स क्या है। एक बार फिर दोबारा से एक बार देख लो, क्या मुद्दा है साहब फार्म सब्सिडी इश्यूज।
देखो, जो विकासशील देश है वो यह कहते हैं कि भारत या अन्य जो भैया विकासशील देश हैं, वो जो जैसे कि न्यून सब्सिडी देते हैं, उनका जो सीमा है वो 5% पे लिया हो। क्योंकि विकासशील देश हैं जो कितना देते हैं भैया, 5% देते हैं उत्पादन के मूल्य का, और विकासशील देश कितना देते हैं, इनको 10% निर्धारित कर रखे हैं। ये डी मिनिमम है, मतलब इतना ही आपको सीमा निर्धारित कर रखी है, लेकिन हम इसे ज्यादा देते हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के हम ज्यादा देते हैं सब्सिडी, तो चिल्लाते रहते हैं। तो हम कहते हैं भैया कि हमारा देश आज भी कृषि प्रधान देश है। यदि हम कृषकों को सहयोग नहीं करेंगे तो हमारे कृषक वैसे ही भूखे मर जाएंगे। जैसे कि एमएसपी की बात होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात होती है। तो ये कहते हैं कि साहब आप बहुत ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, जबकि इतना नहीं देना चाहिए। ये कौन कहते हैं, विकासशील देश कहते हैं, सॉरी विकसित देश कहते हैं। ये मुद्दा चल रहा है डब्ल्यूटीओ में, और डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि सभी के लिए व्यापार करने के लिए समान एक प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेकिन हमारा तर्क ये कि भैया तुम तो ऑलरेडी उसका लाभ ले चुके हो एग्रीकल्चर फील्ड का, तो तुम तो डेवलप्ड हो चुके हैं। हमारी तो एग्रीकल्चर अब बढ़ रही है, हमारे किसान तो अब धीरे धीरे अब समृद्ध होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए भैया हम तो अभी जारी रखेंगे। ये हमेशा विकासशील देश और विकसित देश में लड़ाई चलती रहती है कृषि वाले मुद्दे पर। क्लियर? और इसमें आपको जो सब्सिडी दी जाती है वो ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स के अंतर्गत दी जाती है, ये आपको ध्यान नहीं होगा। अभी और मैं इसको क्लियर कर दूंगा, एक बार विषय और देख लें। आगे ये कहता है, जो डब्ल्यूटी स्टडीज की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि सब भारत के लिए जो प्रति किसान एम्बर बॉक्स पात्रता है, ये जो एम्बर बॉक्स पात्रता है, ये विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम है। इस रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया है कि अधिकांश विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में संलग्न लोगों की संख्या काफी अधिक है और अधिकांश किसान कम आय वाले या संसाधनों से वंचित है। ठीक है, सब्सिडी के एक बार तीनों बॉक्स दोबारा देख लें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंतर्गत। ग्रीन बॉक्स, सब्सिडी दिस डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और कॉज मिनिमल डिस्ट्रप्शन, नो लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी दे सकते हो। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि भैया इससे आपके व्यापार में कोई बाधा नहीं पड़ रही। एम्बर बॉक्स, ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज, इसमें खूब सारे रेंज सब्सिडीज इसके हैं। इसमें जैसे जो आपको 5% और 10% बताया था वो ये लिमिटेड टू 5% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इनको भैया लिमिट कर रखा है 5% एम्बर बॉक्स में, और डेवलपिंग कंट्रीज को 10% का लिमिट दे रखी है। ये डी मिनिमस है। ब्लू बॉक्स क्या है? broad range of subsidies allowed but must be designed to minimize trade distortion। ये क्या करती है कि ये आप ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, किसके अंतर्गत? ब्लू बॉक्स के अंतर्गत, ठीक है ना। और इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। विस्तृत रूप से मेरे लेक्चर देख लेना पुराने, हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं करंट अफेयर्स। अब देख लीजिए भारत का निवेश परिदृश्य, इंडियाज इन्वेस्टमेंट रिजीम। हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये डिपार्टमेंट किसका है? इंडस्ट्री को प्रमोशन करने वाला और इंटरनल ट्रेड का, DPIIT। बहुत इस डिपार्टमेंट के लिए मैंने आपसे क्लासेस में बात करी है। 19-20 के लिए FDI का जो अंतर रहा है, एक डेटा जारी किया जिसमें इन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया है, ये हमें देख लेना चाहिए। यदि हम बात करें 19-20 की, तो हमने कितने परसेंट ग्रोथ दर्ज करी है FDI में? 18% की ग्रोथ दर्ज करी है। 2019 में FDI के लिए जो शीर्ष 10 गंतव्यों में शामिल थे, और विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में हमारा स्थान कौन सा है? 63rd स्थान है। इसके बावजूद विदेशी निवेश आज भी हमारे GDP का कितना बना हुआ है? 2% पर बना हुआ है। 2019-20 के दौरान FDI इक्विटी प्रवाह $49.9 बिलियन का था, जो इस अवधि के दौरान $83 बिलियन के प्रेक्षण के वार्षिक प्रवाह की तुलना में काफी कम था। अब देख लो भैया FDI में जो हमारे टॉप 5 सेक्टर है, ठीक है, सबसे ज्यादा आप सभी जानते हैं सर्विसेज से हमारा FDI आता है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आ रहा है, टेलीकम्युनिकेशन में आ रहा है, ट्रेडिंग में आ रहा है, और 5वें नंबर पे ऑटोमोबाइल में आ रहा है, SCTTA। ठीक है, टॉप 5 सोर्सेज सर्विसेज में सिंगापुर रूट से आ रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर में मॉरिशस से आ रहा है पैसा, टेलीकम्युनिकेशन नीदरलैंड, ट्रेडिंग कैमन आइलैंड, ऑटोमोबाइल USA। टॉप 5 सोर्सेज हैं ये। टॉप 3 डेस्टिनेशन सबसे ज्यादा भैया कहाँ जा रहा है? 30% महाराष्ट्र में जाके लगता है, 18% कर्नाटक में लग रहा है, और दिल्ली में क्या लग रहा है? 17 लग रहा है, MKD। अब विभिन्न सेक्टरों में FDI का जो हालिया घटनाक्रम है उसको देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रक्षा के बारे में देखें। मौजूदा नीति के तहत रक्षा उद्योग में जो स्वचालित मार्ग है, ऑटोमेटिक रूट है, उसके तहत 49% तक,
और सरकारी मार्ग के तहत 75% तक की एफडीआई की अनुमति है। ज्ञातव्य है कि नई नीति में रक्षा क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन के माध्यम से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर अब कितनी कर दी है, 74% कर दी है। एक शर्त के रूप में नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज भी जोड़ा गया है। रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता वाले किसी भी विदेशी निवेश की समीक्षा करने का अधिकार अब सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। क्लियर, सरल है, इसमें कोई विषय समझाने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटेड रूट है तो 49%, और आपका गवर्नमेंट सरकारी रूट है तो 75%। क्लियर। और एक है आपका स्वतः अनुमोदन। स्वतः अनुमोदन की बात करूं तो एफडीआई की सीमा कितनी हो गई है, 74%। आगे DTS 7 डायरेक्ट टू होम, डिश टीवी लगाते हैं, इसमें 100% एफडीआई कर दिए। 20 वर्षों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। डिजिटल न्यूज की मैं बात करूं, भारतीय घरेलू मामले में विदेशी प्रभाव और हस्तक्षेप पे निगरानी होती है, इसे मात्र 26% में सीमित कर रखा है। आप जानते हैं कि भैया विदेशी जो न्यूज है, डिजिटल न्यूज जो है, विदेशी चैनल्स वगैरह हैं, ये भारत की छवि को कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मुझे कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां इसमें भरपूर सहयोग देती है। और इनका जो मूर्ख अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो ऐसा ऐसा पागल बंदर है, जैसी चाबी घुमाते हैं वैसी जाके नाचता है। मतलब भगवान ने भी क्या किस्मत दे रखी है भाई। देखो इसराइल की स्थिति देखो, वहां पर विपक्ष में आज से 4-5 माह पहले खूब नेतन्याहू को हटाने के लिए लड़ाई चल रही थी, मतलब खूब वाद विवाद चल रहा था। लेकिन जैसे देश राष्ट्र पर बात आई, सब एक हो गए। एक विपक्ष की, वहां की एक मीडिया की आपने बात नहीं सुनी होगी। और हमारे यहाँ पर मीडिया भरपूर रूप से आलोचना करने में, सरकार को नीचा दिखाने में, पैर खींचने में लगी रहती है, वो भी चाइना के समर्थन से। कई बार मैं कहता हूँ भैया, चाइना में जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, क्यों ना भारत में भी लागू कर दो। तुम इतना चिल्लाते हो ना, तो ऐसा करो, ऐसा कर लो। चाइना में तो भैया फिक्स कर दिया कि साहब हमारे जो शासक रहेगा यही रहेगा, फिक्स है वहां तो भैया, ना उसको बदल सकते हो। आजीवन प्रेसिडेंट उनका वही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला। ऐसा ही भारत में कर दो, क्या दिक्कत है वहां पर तो रूल है कि वहां यदि आपने वहां के शासक के ऊपर कोई भी टिप्पणी भी कर दी तो आपको सीधे जेल है। ऐसा यहाँ पर कर दो, अगर ऐसा कर दें तो भैया सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में लोग रोज जेल में जाएं फिर। है, क्यों ना फिर वैसे ही रूल भारत में भी लागू कर देते हैं, क्या दिक्कत है। जो कम्युनिस्ट लॉबी है वो इतना चिल्लाती रहती है, तो क्यों ना भैया तुम्हारे चाइना के रूल लागू कर देते हैं वैसा का वैसा ही। हाँ, निकम्मे नीच लोग हैं भाई। एयर इंडिया अनिवासी भारतीयों के लिए स्वचालित मार्ग से एयर इंडिया में 100% एफडीआई की अनुमति दे दी है। सरकार ने इसके लिए एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स में संशोधन भी किया है। संशोधन इसलिए किया कि भैया पहले 100% लाने के लिए एफडीआई की अनुमति नहीं थी। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में देखो। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मतलब द्विपक्षीय है, मतलब कि ए और बी बैठ के कैसे व्यापार करेंगे, क्या शर्तें रहेंगी, ये बात तय करना। ए बी में निवेश करने के लिए आ रहा है तत्पर, तो इसलिए हमने सोचा ट्रीटी कर ली। या बी ए कंट्री में जाके निवेश कर रहा है, उसके लिए उन्होंने आपस में संधि कर ली। अच्छा, बी ए में क्यों जाएगा निवेश करने, वह जब ही जाएगा जब ए उसको कोई विशेष सुविधाएं और सहूलियत देगा, वहां के नियम कायदे में वो उसको छूट देगा, तो बी भागा भागा जाएगा, चलो साहब ए में निवेश करते हैं। ए उसको विश्वास दिलाए कि तुम हमारे यहाँ पर जब निवेश करोगे, व्यापार करोगे, तो तुम्हें हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर। बेसिकली मोटा मोटा ये इसीलिए संधियां की जाती हैं, द्विपक्षीय निवेश संधि। 2016 की समीक्षा की मांग की जा रही है, किसमें, भारत सरकार के द्वारा कैसे निवेश को आकर्षित करें, ये इसलिए सुर्खियों में था। आप देख लें एक बार द्विपक्षीय निवेश संधि क्या है। वही बात, दो देशों के मध्य संपन्न एक संधि होती है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि दोनों देशों के निवेशकों द्वारा जो निवेश कर रहा है उसको संरक्षण मिले, है ना। और साथ ही साथ जो नियामक व्यवहार है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है। ठीक है। और विदेशी निवेशकों के अधिकारों को कम करने वाली प्रथाओं पर अंकुश लगा दिया जाता है कि साहब अगर आप बाहर से निवेश करने आए हैं तो ऐसा नहीं है, जो ये हमारे भारत में जो कंपनियां या भारत में जो निवेशक हैं उनको भी वही अधिकार दे रहे हैं जो आपको दे रहे हैं। इसमें कुछ शर्तें हैं, उनको भी हल्का सा देख लीजिए। आपको क्या बेसिकली ध्यान में रहना चाहिए कि इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो रही है, और 2016 में ये मूल छोटे छोटे मुद्दे ध्यान में लिए गए। क्लियर। कुछ शर्तें निम्नलिखित ये कि इसके तहत जो मेजबान देश है, जैसे भारत में कोई निवेशक आ रहा है,
तो उसकी जो पूंजी निवेश करिए हम भैया उसको जब्त नहीं करेंगे, उसको ये एश्योरिटी रहेगी साहब मैं पैसा भी लगा दूं, कल को कोई बात आ जाए तो आप तो मेरा सारा पैसा मेरी सारी संपत्ति को जब्त कर लें। बोला नहीं साहब जब्त नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसका भी एक प्रोसेस रहेगा। और साथ ही साथ पर्याप्त मुआवजे के साथ सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति अधिग्रहित करने पर भी रोक लगाई जाती है। कई बार क्या होता है कि यहाँ रोड बनने वाली थी, पहले नहीं बनने वाली थी, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी हुई थी, सपोज करो कोई अमेरिका से निवेशक आया, फैक्ट्री बनी हुई थी, अब हल्ला मच गया, अब रोड तो कहाँ से गुजरेगी, इसकी फैक्ट्री में से गुजरेगी, तो क्या किया साहब इसका अब अधिग्रहण कर लेते हैं। अब बोल दिया साहब अधिग्रहण नहीं करेंगे, चिंता मत करो। और हम क्या करेंगे, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अंतर्गत संधि के निहित शर्तों के अधीन निधियों के हस्तांतरण फंड ट्रांसफर की भी अनुमति दी जाती है। मेजबान देश के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्रों के समक्ष ये शिकायत भी दर्ज करा सकता है। क्लियर। अब आगे देखो, कोई भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंतर्गत निवेशक जो भी है उसको ये अधिकार होगा कि वो निवेश संबंधी अपने विवादों का समाधान करने के लिए ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में जा सकता है। यहाँ विवादों को निपटारे के लिए अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। देखो इसमें भी कुछ आगे एक नियम है, उसको ध्यान करना है। अभी भारत का जो मॉडल है उसकी प्रमुख विशेषताएं देख लें, 2016 का जो आया था, हमने इसकी परिभाषाओं में एक बदल किया और इसको क्या कर लिया, हमने उद्यम आधारित कर लिया। पहले क्या था, परिसंपत्ति आधारित था, अब हमने उसको उद्यम आधारित कर दिया। अगला मोस्ट फेवर्ड नेशंस वाली बात जो है कि भैया मोस्ट फेवर्ड नेशंस को हम जो जो सुविधाएं देते हैं वो समान अवसर यहाँ भी हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। इसको सरल में समझो, ज्यादा आप कंफ्यूज मत होना। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट के बारे में आपसे बात करी ली कि भैया जो मेजबान राष्ट्र है वो ऐसे कोई अस्वीकार्य और मनमाने, मतलब मन में आगे वो उपाय लागू नहीं कर देगा, ठीक है ना। अगर ऐसा करता है तो इसके विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय कानून को आपका संरक्षण प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम ऐसा कोई उपाय करते हैं जो वहां के राष्ट्र मतलब हमारे भारत राष्ट्र के नियम कानूनों के अधीन है तो आप नहीं जा सकते, है ना। वर्ष 2016 के तहत BIT के तहत FAT प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि ISDS ट्रिब्यूनल प्राय इस प्रावधान की व्यापक रीति से व्याख्या करते हैं, इसकी बजाय इसमें ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रावधान लागू किया गया है। अब ये जो ISDS तंत्र है 2016 के मॉडल BIT में भारत ने ISDS हेतु अपनी सहमति तो प्रदान कर दी है, हालांकि इसमें एक शर्त यह है उनकी भारत की कि किसी विदेशी निवेशक द्वारा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की सुविधा का लाभ उठाने से पहले कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक उसे जो भी हमारे यहाँ का प्रोसेस है स्थानीय उपाय है उसके अंतर्गत उसको समाधान करवाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं सीधे ही भाग गया, अरे भैया यहाँ पर भी रूल ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप पहले एक बार समाधान करने का प्रयास करो, नहीं होता है तो फिर आप ISDS में जा सकते हो। क्लियर। अब हम कुछ की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी, देखो कैसी ड्यूटी लगा शुल्क लगा रहे हैं, डंप कर रहे हैं। डंप क्या होता है, हमको हमारा खराब सामान होता है कहते हैं ना यार डंप कर दो उसको, एक डंपिंग यार्ड होता है ना कचरे का, उसी तरीके से ये शब्द बना है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसको आप ऐसे समझो जैसे कोई एक कंट्री है, उसने क्या किया, उसके पास दुनिया भर के माउस उसने बनाए, ठीक है, और ये लो क्वालिटी के माउस उसके पास बच गए, जैसे कि इसने 3 क्वालिटी बनाए, ए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। अब थर्ड ग्रेड के उसके पास लाखों की संख्या में माउस बच गए, तो क्या करेगा, उसको कम कीमत पर कहीं किसी विकासशील देश में बेचने का प्रयास करेगा और हमारे लोग भाग के लिए आएंगे। हमारे यहाँ पे सपोज करो 100 रुपए का एक माउस आता है तो ये क्या करेगा, इसको 70 रुपए का ही बेच देगा भारत में, 30 रुपए सस्ता। तो भारत में जो माउस बनाने वाले हैं क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो भारत ऐसे टाइम पे क्या करेगा, इस 70 रुपए में 35 रुपए का टैक्स लगा देगा। क्या, 35 रुपए का टैक्स लगा देगा। तो और इस माउस की कीमत कितनी हो जाएगी, अब 105 रुपए हो जाएगी। यह जो टैक्स लगा है, यह जो शुल्क हमने लिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्यों लगाते हैं कि हमारे भारत के भैया व्यापार करने वाली फर्म है उनको हम एक संरक्षण प्रदान कर सके। क्लियर। ये तो अपना खराब माल लेके यहाँ डालने के लिए तत्पर है, लेकिन हमारा यहाँ तो 100 रुपए का माउस A1 ग्रेड का है ना, लेकिन हमारे क्या होगा, ये माउस दुनिया खरीदेगी फिर ये क्यों खरीदेगी। क्लियर। अब समझो, भारत द्वारा चीन से आयातित एक एंटी बैक्टीरियल दवा है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, ठीक है ना, इस पर हमने एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। इनके पास भेजा कम क्वालिटी की दवाई इकट्ठी हुई थी तो इन्होंने क्या किया, हमारे घरेलू बाजार में इसको डंप करने का प्रयास किया। तो भारत ने भी क्या किया, क्यों, चूंकि
इस सिप्रोफ्लेक्सिन चीन की दवाई की भारत के बाजार में इस दवाई की मूल्य से कम कीमत हो रही थी, तो हमने इसके उत्पाद की कीमत पर क्या कर दिया, ये एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया। क्लियर? इससे क्या हो गया कि उत्पाद की कीमत फिर कॉम्पिटिटिव हो गई। और ये जो वाणिज्य विभाग द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क के संबंध में अनुशंसा करता है, ये कौन बताता है कि साहब किस प्रोडक्ट पर आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है? ये हमारा वाणिज्य विभाग बताता है। और इस शुल्क का आरोपण कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय द्वारा इसका आरोपण किया जाता है। केएन्स ग्रुप, देखो एक केएन ग्रुप आपने सुना होगा जो पेट्रोलियम पे काम करता है, ये वो नहीं है, ध्यान रखना। हमारे राजस्थान में तेल खोज में केएन खूब काम कर रहा है, लेकिन ये केएन्स ग्रुप है, इसमें एस जुड़ा हुआ है, ध्यान रखो। कौन सा ग्रुप है भैया? यह कृषि व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण का समर्थन करता है। और ये 19 नहीं, इसको 20 कर लेना, ये शायद अपडेट हो गया ना। 20 कृषि निर्यातक देशों का एक गठबंधन है, और विश्व के कृषि निर्यात में इसकी 25% की भागीदारी है। ऑस्ट्रेलिया 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन नीच पाकिस्तान इसका सदस्य है। क्लियर? चलो, डेब्ट सर्विसेज सस्पेंशन इनिशिएटिव, मतलब कि आपको कोई ऋण दिया तो उसको भी निलंबन कर दिया कि साहब ठीक है अभी मत दो पैसा, बाद में दे देना। क्यों हुआ? इस पहल का उद्देश्य सर्वाधिक जो निर्धन देशों को कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव से निपटने में सहायता करने के लिए ऋण सेवा निलंबन प्रदान करना था। इस पहल का उद्देश्य ये निर्धन देशों को अपने संसाधनों को महामारी से संघर्ष करने और जीवन की सुरक्षा पर केंद्रित करने की अनुमति प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी, आईएमएफ और G20 के वित्त मंत्रियों ने अप्रैल में इसका समर्थन भी किया था। धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग आप जानती हैं, काले धन को सही कर देना, सफेद कर देना, 2 नंबर को 1 नंबर में चेंज कर देना। अब ये ग्रुप क्या है? ये अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि जो उसके सदस्य देश हैं वो धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार संबंध में कोई वित्तीयन तो नहीं कर रहे, कोई फाइनेंस तो नहीं कर रहे, और उनके विरुद्ध फिर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करना इसका उद्देश्य रहता है। भारत हमारा इसका सदस्य है। अगला, करेंसी मैनिपुलेटर्स मॉनिटरिंग लिस्ट। करेंसी मैनिपुलेटर मतलब कि भैया करेंसी को मैनिपुलेट करना, ठीक है। करेंसी मैनिपुलेटर अर्थात मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की एक निगरानी सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार पुनः भारत को इसमें संदिग्ध विदेशी विनिमय नीतियों और मुद्रा के हेरफेर वाले देशों की निगरानी सूची में शामिल कर दिया। देखो, इससे इनिशियली तो ऐसा कोई प्रभाव पड़ता नहीं, लेकिन थोड़ा वर्ल्ड में गुडविल पे जरूर प्रभाव पड़ता होगा, है ना। अमेरिकी सरकार द्वारा करेंसी मैनिपुलेटर ग्रुप में उन देशों को चिन्हित किया जाता है जो डॉलर की तुलना में अपनी मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन कर देते हैं, डीवैल्यूएशन करके अनुचित मौद्रिक प्रथाओं में शामिल करते हैं। क्लियर? हैंडीक्राफ्ट एंड जीआई टॉयज एग्जम्प्टेड। ये भारत को खिलौनों के विक्रय और निर्यात के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने तथा देश भर में स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन विक्रय को बढ़ावा देने की दृष्टि किया गया। देखो, आने वाले समय में चिंता मत करो, जो हमारा खिलौना उद्योग था जिसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था चाइना के खिलौना उद्योग द्वारा, जिसको बढ़ावा किसने दिया? कांग्रेस ने खूब बढ़ावा दिया था, और हमारे यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे खिलौना के, उन सब का सत्यानाश कर दिया था। अब पुनः उसको अपने वही कीर्ति को सुनिश्चित करने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है। अगर ये कोविड नहीं आता तो आपको इस 1 और 2 साल में बहुत सारे आपको भारत के वो ट्रेडिशनल टॉयज पुनः देखने को मिलते। अब ये डीपीआईआईटी द्वारा और भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त मानक चिन्हों के उपयोग से संबंधित खिलौना द्वितीय संशोधन आदेश 2020 जारी किया गया है ना। टॉयज क्वालिटी कंट्रोल सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डर 2020। ईरान की नई करेंसी इंपॉर्टेंट कौन सी हो गई है? अब रियाल नहीं रही है साहब, अब कौन सी होगी? तोमान में परिवर्तित करने के लिए इन्होंने एक विधेयक पारित किया। क्या? ईरान की अब करेंसी तोमा, वर्तमान मौद्रिक इकाई रियाल, रियाल से क्या कर रहे हैं साहब? तोमान, ठीक है ना। और प्रत्येक तोमान का मूल्य क्या होगा? 10,000 रियाल के इक्विवेलेंट होगा, समतुल्य होगा। चलिए साहब, हमने चौथा ये विदेश व्यापार से संबंधित पार्ट था, इसको समाप्त कर लिया। लेट जरूर थोड़े से हो गए, लेकिन इसको अब देख लेना, और प्रयास करते हैं भैया हर हर टॉपिक में कि यह जो अंग्रेजी से हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं, मतलब हम कहने का तात्पर्य जो ऑर्गेनाइजेशन ये करती है उसको मैं आपको सरल भाषा में आपके साथ डिस्कस कर लूँ। हाँ, यही उद्देश्य के निमित्त आपके साथ ये चैप्टर डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर
कल या परसों में दोबारा अपलोड कर देंगे, उसको भी देख लेना। अब रिवाइज करते रहना। कई बार आप घूम रहे हो, खाना खा रहे हो, तो कान में लगा के सुन लेना। खाना खाते वक्त तो मत सुनना, मतलब घूमते फिरते कभी आपको रिफ्रेश होना है तो उसको सुनते रहना। तो क्या होगा, आपको इससे कुछ कुछ की पॉइंट्स हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए, आज के लिए यहीं इस सेशन को समाप्त करते हैं। और भैया इनको खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो बिना किसी संकोच के, अपने मित्रों के साथ। और आपको लगता है कि साहब इसको और बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा देना। धन्यवाद, नमस्कार।